हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगी। भारत में क्या है, संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी केंद्र के स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य की सरकार समस्त कार्यों का संचालन करती है। लेकिन जो भारत में संघीय शासन प्रणाली है वो क्या है, कनाडा के संविधान से ली गई है, जिसमें राज्य जो है केंद्र से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है बल्कि वो केंद्र के अधीन है। तो वास्तव में जो राज्यपाल का पद है वो क्या है, केंद्र के एजेंट या केंद्र के अभिकर्ता का पद के समान है, जो क्या है राज्य पर नियंत्रण रखता है। जैसे क्या है, राज्यपाल अनुच्छेद 167 के तहत राज्य के जो मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उससे आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है और उसकी रिपोर्ट समय समय पर राष्ट्रपति को भेजता है। इसी प्रकार विधानमंडल है उसके द्वारा जो पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए आता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत अगर राज्यपाल को ये लगता है कि इस पर एक बार राष्ट्रपति को भी विचार किया जाना आवश्यक है, तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार जब राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार ना चल रहा हो, तो राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो उस राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और जो राज्य का शासन है वो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में हो जाता है। और इस समय क्या है, राज्यपाल मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो यानी क्या है कि राज्यपाल क्या है, केंद्र पर केंद्र के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखने वाली भूमिका निभाता है। अब क्या है कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। यानी केंद्र के स्तर पर जो समस्त कार्यपाल का शक्ति क्या है, वो राष्ट्रपति में निहित है और राज्य के स्तर पर जो समस्त कार्यपाल का शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। जब तक संसद में उनको बहुमत मिलेगा या संसद में उनके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या उनका बहुमत चला जाए तो संपूर्ण सरकार गिर जाती है। इसी प्रकार जो राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो क्या है, वास्तविक कार्यपाल का है। ठीक है ना। लेकिन वो क्या है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब तक विधानसभा में उनका बहुमत रहता है तब तक वो शासन का संचालन करेगी। यदि उनका बहुमत चला जाए या उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या है कि उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्या है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक राष्ट्रपति और संविधान के भाग 6 में 153 से 237 तक राज्यपाल के संबंध में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रधान और प्रथम नागरिक होगा। ठीक है। संवैधानिक प्रधान क्यों, क्योंकि संविधान में जब भी कोई परिवर्तन करना हो, कोई नया अनुच्छेद जोड़ना हो, नया कानून बनना हो, तो वो उस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसी प्रकार जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश पारित करके कोई भी एक कानून बना सकता है और उसको वही मान्यता होती है जो संसद द्वारा पारित विधेयक की होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, ये संवैधानिक प्रधान कहा गया राष्ट्रपति को। और समस्त कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है ये। तो इसीलिए क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रधान नागरिक या प्रथम नागरिक होता है, उसको प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्य का राज्यपाल होगा जो संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होगा। संवैधानिक प्रमुख कैसे, राज्य सूची के विषय पर जो भी कानून बनाए जाएंगे विधानमंडल द्वारा तो उस पर राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार जब राज्य की विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके एक कानून बना सकता है। उसकी वही मान्यता होती है जो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक की होती है। तो इसीलिए राज्यपाल क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। इसी प्रकार वो राज्य का प्रथम नागरिक या राज्य का प्रधान नागरिक है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 53 क्या है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपाल का शक्ति जो है वो किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। लेकिन भारत में क्या, जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की क्राउन है, उनकी समान है। मतलब नाम मात्र का
पद है, मतलब इसमें राष्ट्रपति में नाम मात्र की शक्ति निहित है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है, जो क्या है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद में जब तक उनका बहुमत होगा तब तक वो कार्य करेगी, इसीलिए भारत में क्या संसदीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन वो क्या है नाम मात्र का है। वास्तविक कौन है, मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, जो कि क्या है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अनुच्छेद 54 और ये है 55। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, निर्वाचन मंडल, और अनुच्छेद 55 क्या कहता है, निर्वाचन की प्रक्रिया या प्रावधान। तो देखो ये अनुच्छेद 54 और 55 इनमें आपस में काफी कंफ्यूजन होती है। जैसे पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जो है उसके चुनाव निर्वाचन का प्रावधान या निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो इसमें ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्रक्रिया है प्रावधान पास है तो ये 55। इसी प्रकार निर्वाचन मंडल 54, मतलब ये 54 है तो ये मंडल, तो आप इसको 4 मान सकते हो। कुछ भी ट्रिक आप याद करने के लिए यूज कर सकते हो। इसी प्रकार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो कार्य इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि एक निर्वाचन मंडल होगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित सदस्य, साथ ही जो राज्य की विधानसभाएं, सभी राज्य की जो विधानसभाएं उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है ना। देखो राष्ट्रपति क्या है, अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त करता था, लेकिन क्या 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा अब आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत नहीं करेगा। तो मतलब लोकसभा में तो सभी सदस्य क्या है, निर्वाचित ही हैं, और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या है, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्य की जो विधानसभाएं उसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और अब जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्यों में क्या है 28 विधानसभाएं, ठीक है ना, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ विधानसभाएं, तो इनके विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है भाग लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे एक मैं आपको फैक्ट और समझा देती हूँ, जैसे उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, तो जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के जो सभी सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 क्या कहता है, निर्वाचन की प्रक्रिया या प्रावधान। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की जो विधानसभा है उनकी जो निर्वाचित विधायक हैं उन सभी का मतमूल समान होगा। और जैसे एक विधायक का मतमूल किस प्रकार निकाला जाएगा, राज्य की संपूर्ण जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा की निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या इंटू 1/1000, ऐसे करके एक एमएलए का मतमूल निकाला जाता है। और एक सांसद का मतमूल कैसे निकाला जाता है, सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित विधायकों का मतमूल अपॉन संसद के जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी टोटल संख्या का डिवाइड किया जाता है, तो एक सांसद का मतमूल निकलता है। और फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मतलब वरीयता क्रम में वोट इसमें दिए जाते हैं, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से ये होता है, ठीक है।
और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं वो कहाँ सुलझाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। और राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करता है, भले उसका चुनाव अवैध हो जाए, अमान्य हो जाए, लेकिन उसके द्वारा अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य किए गए थे वो अमान्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया 54-55 में है। और यहाँ 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो जो राज्यपाल है वो क्या है? केंद्र का एजेंट के तरह भूमिका निभाता है। तो वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद धारण करता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपना पद धारण करता है। अब अनुच्छेद 56, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति क्या है? निर्धारित 5 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रहता है और तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। वैसे क्या है कि जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन राष्ट्रपति के पद अवधि समाप्त होने से पहले ही कर लिया जाता है, ताकि क्या है उनके कार्यकाल में क्या है गैप ना आ पाए, है ना। तो ये इसकी है पदावधि। और 156 में राज्यपाल की पदावधि दी गई है, जो कि वैसे 5 वर्ष होती है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। तो इसके संबंध में कहा गया है कि जो भारत में क्या है, राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, उसमें कोई सीमा तय नहीं की गई है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में क्या है, कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 57, ठीक है ना। अब देखो, राज्यपाल की तो नियुक्ति होती है ना, राज्यपाल की तो राष्ट्रपति के माध्यम से, तो इसका निर्वाचन तो होता नहीं है, तो इसका पुनर्निर्वाचन वाला इसमें इसीलिए पॉइंट नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता हो? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है ना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और शारीरिक मानसिक रूप से, ठीक है ना, अक्षम ना हो। तो ये योग्यता है। और राज्यपाल पद की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, वही 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम ना हो। अनुच्छेद 58 के बाद अब आता है अनुच्छेद 59 पद की शर्तें। तो पद की शर्तें भी वही हैं, होती है, जैसे कि लाभ की पद पर ना हो, और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है, ठीक है, ये संसद निर्धारित करती है, लेकिन उसकी पदावधि के दौरान उसकी जो भी वेतन भत्ते हैं उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य होना आवश्यक है। कुल जो जैसे जो भी इलेक्शन में उसे कुल 1/6 मत प्राप्त करना आवश्यक है, नहीं तो उसकी जो जमानत राशि होती है 15,000 रुपये, वो क्या है, जब्त हो जाएगी। तो ये सब शर्तें हैं, ठीक है। 158 पद की शर्तें, तो वही राज्यपाल की जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है, ठीक है ना, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और संसद निर्धारित करती है इस वेतन को, और इसकी पदावधि में कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये सब उसकी पद की शर्तें हैं। अब 60 से शपथ। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और राज्यपाल को 159 के तहत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलाता है। अब अनुच्छेद 61 में है महाअभियोग। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या है, महाअभियोग लाया जाता है, और ये महाअभियोग का प्रस्ताव जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है,
लेकिन बस इसके लिए ये आवश्यक है कि जो प्रस्ताव है वो 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी उसके संबंध में। साथ ही उस पर 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ठीक है। अब जब ये एक सदन में जाता है तो वहां के विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, और फिर दूसरे सदन में जाता है, अगर वहां पर भी वो 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो राज्यपाल वो राष्ट्रपति को उसी तारीख से अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है। अब हम जैसे अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति। अब जैसे महाभियोग आ गया, अब उसका पद खाली हो गया, तो राष्ट्रपति पद की रिक्ति में और किस स्थिति में हो सकती है? त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति खुद ही, या शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। और जो उपराष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होना आवश्यक है। इधर अनुच्छेद 160 आकस्मिकता या पद रिक्ति। अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो ये राष्ट्रपति की इच्छा है कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को भी बोल सकता है। ठीक है। और वैसे जो है राज्यपाल का जब पद रिक्त होता है तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब इधर अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। इधर 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो उसका प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को 5 तरह की क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है। नंबर 1 क्षमा, फिर लघुकरण, परिहार, प्रविलंब और विराम। और यही इसको शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को भी। बस इनमें अंतर ये है कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड की सजा को भी क्षमा कर सकता है और राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद में क्या कुल 3 तरह के सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसी समय संसद की बैठक होती है, या राष्ट्रपति चाहे तो कोई विशेष सत्र भी बुला सकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि संसद का सत्र ना चल रहा हो, अधिवेशन या उसकी बैठक ना हो रही हो, और उस समय क्या है कोई कानून, मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि कोई कानून बनाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति सीधे अपने हस्ताक्षर करके अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना सकता है। लेकिन और ये जो कानून बनता है इसको वही मान्यता होती है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम की होती है। लेकिन जब संसद की सत्र बैठ जाए, बैठक जब चालू हो जाए, तो उस समय 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को पारित होना आवश्यक है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी तरह अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल के पास भी। बस इसमें भी यही है कि जब विधानसभा की बैठक जब चलने लगे, विधानसभा की सत्र जब चलने लगे, तो 6 सप्ताह के अंतर्गत इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इस प्रकार हम उसका अध्ययन करते हैं।